6 जुलाई 2013 शाम के 4 बजे साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 214 अपनी रेगुलर उड़ान के साथ सियोल से सैन फ्रांसिस्को जाने की तैयारी कर रही थी। ये एक लंबी दूरी की ओवरनाइट उड़ान है जो लगभग 11 घंटे में पूरी होती है। 291 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स के साथ उस दिन प्लेन में कुल मिलाकर 307 लोग सवार होते हैं। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग आधा घंटा लेट प्लेन सियोल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन में उस दिन 3 कप्तान और एक फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। फ्लाइट के मेन कैप्टन की पोजीशन पर उस दिन 45 वर्षीय कप्तान ली कंग कुक फ्रंट लेफ्ट सीट पर सवार थे। हालांकि कप्तान ली के पास 10,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इस तरह के बोइंग 777 प्लेन को उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 43 घंटे का ही था। सियोल से सैन फ्रांसिस्को तक की ये उड़ान लगभग 11 घंटे की थी। इसीलिए इस तरह की लंबी उड़ानों में 2 और एक्स्ट्रा सहायक पायलट को नियुक्त किया जाता है ताकि बीच बीच में सभी पायलट्स आराम कर सकें। इसीलिए कॉकपिट की पिछली सीट पर 2 एक्स्ट्रा पायलट सवार थे। शाम को उड़ान के कुछ घंटों बाद आराम करने के लिए मेन पायलट फ्लाइट का कंट्रोल एक्स्ट्रा पायलट्स के हाथ में दे देते हैं। बिना किसी परेशानी के प्लेन पूरी रात अपनी उड़ान भरते हुए अब यूएस वेस्ट के आसमान में पहुंच जाता है। अपनी लैंडिंग टाइम से लगभग 2 घंटे पहले सुबह के लगभग 9 बजे एक्स्ट्रा पायलट्स दोबारा से प्लेन का कंट्रोल ली कंग कुक और इंस्ट्रक्टर कैप्टन ली जियांग के हाथ में दे देते हैं और धीरे धीरे एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट्स सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। कुछ जरूरी मेंटेनेंस कारणों की वजह से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 28L पर ILS लैंडिंग सिस्टम बंद था और इसलिए ATC ने एशियाना फ्लाइट्स के पायलट को विजुअल लैंडिंग की परमिशन दी थी। ILS लैंडिंग में जहां प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम रनवे पर लगे हुए रेडियो बिन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए प्लेन की हाइट और स्पीड को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है और धीरे धीरे प्लेन को सही ग्लाइड स्लोप में लाकर रनवे पर लैंड करता है, वही उसके दूसरी तरफ विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट प्लेन की स्पीड, हाइट और डायरेक्शन को मैनुअल कंट्रोल करते हुए प्लेन को रनवे के ग्लाइड स्लोप में लाते हैं और लैंड करते हैं। इसलिए विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट को बहुत ही सावधानी से प्लेन को रनवे ग्लाइड स्लोप के अंदर रखना होता है ताकि प्लेन रनवे पर सही जगह लैंड कर सके। अगर किसी कारण से प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो वो रनवे पर काफी आगे जाकर लैंड करेगा। वही अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे आ गया तो वो रनवे शुरू होने से पहले ही लैंड होकर क्रैश हो जाएगा। सुबह के लगभग 11 बजे 21 मिनट पर ATC पायलट को 180 नोट्स की स्पीड मेंटेन करते हुए रनवे 28L पर विजुअल लैंडिंग की फाइनल परमिशन देते हैं। उस दिन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम बिल्कुल साफ था और विजुअल लैंडिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट वेदर था और इसलिए ATC और पायलट्स भी बिना किसी खतरे की आशंका के आराम से लैंड करने की सोच रहे थे। लेकिन कैप्टन ली कंग के पास बोइंग 777 प्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस कम था, इसलिए वो विजुअल अप्रोच से लैंड करने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे। लेकिन ये उनकी टेस्टिंग फ्लाइट थी और उनका इंप्रेशन खराब ना हो, इसलिए उन्होंने ये बात अपने साथ बैठे हुए सीनियर कप्तान को नहीं बताई। और अगर वो ये बात अपने साथ बैठे हुए इंस्ट्रक्टर कैप्टन को बता देते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। रनवे 28L पर लगी PMPI लाइट को फॉलो करते हुए कप्तान ली कंग प्लेन को रनवे की तरफ ला रहे थे। आमतौर पर रनवे पर लगी हुई 4 PMPI लाइट्स में से 2 लाल और 2 सफेद होती है, तो इसका मतलब होता है कि प्लेन सही ग्लाइडर स्लोप में आ रहा है। लेकिन एशियाना फ्लाइट्स अपने ग्लाइड्स स्लोप से थोड़ा ऊपर उड़ रहे थे। रनवे से लगभग 11 मील दूर प्लेन अभी भी 3600 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अगले 5 मील में प्लेन को अपनी ऊंचाई आधी से भी ज्यादा कम करके 1800 फीट तक लानी थी। ये देखते हुए कप्तान ली कंग प्लेन की हाइट को बहुत ही तेजी से कम करने लगते हैं और प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए कप्तान ली कंग अपने साथ बैठे हुए कप्तान लीजियों को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं ताकि लैंडिंग गियर के ड्रैग फोर्स के कारण प्लेन की स्पीड कम हो जाए और प्लेन तेजी नीचे आ जाए। प्लेन अब नीचे आने लगता है और ऑटो पायलट मोड ऑफ होने के कारण प्लेन की स्पीड बहुत ही तेजी से कम होने लगती है, जिसके कारण प्लेन ग्लाइड्स स्लोप से भी नीचे चला जाता है। रनवे पर लगी हुई 3 PMPI लाइट सफेद और 1 लाइट लाल हो जाती है, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि प्लेन अब ग्लाइड्स स्लोप से नीचे आ चुका है। कप्तान के साथ बैठे हुए तीनों पायलट भी अब तक ये समझ चुके थे कि प्लेन की स्पीड और हाइट काफी कम हो चुकी है।
रनवे के ठीक सामने समुद्र से 180 फीट ऊपर उड़ रही इस फ्लाइट्स की स्पीड कम होते होते 118 नोट्स पहुंच जाती है। इतनी कम स्पीड के कारण प्लेन तेजी से स्टॉल मोड में जाने लगता है, जिसके कारण कप्तान की कंट्रोल स्टिक तेजी से वाइब्रेट होने लगती है। ये देखते ही कप्तान तेजी से प्लेन के नोज को ऊपर उठाकर इंजन स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन को दोबारा से ऊपर उठाकर गो अराउंड किया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र के ऊपर रगड़ खाते हुए प्लेन रनवे के ठीक सामने बनी सीवोल से टकरा जाता है, जिसके कारण प्लेन का पिछला हिस्सा और लेफ्ट इंजन टूटकर प्लेन से अलग हो जाते हैं। इसके कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे हुए 2 पैसेंजर और 4 फ्लाइट क्रू प्लेन से बाहर गिर जाते हैं और प्लेन तेजी से रनवे पर घिसा चला जाता है। कुछ ही देर में प्लेन का पिछला हिस्सा दोबारा से ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण प्लेन 360 डिग्री एंगल में घूमकर तेजी से रनवे के साथ बनी हुई जमीन से टकराता है। चारों तरफ धुएं और मिट्टी का एक तेज गुब्बारा उठता है। आखिरकार भारी भरकम बोइंग 707 रनवे के दाएं तरफ जाकर रुक जाता है। इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी बुरी तरह क्रैश होने के बावजूद भी प्लेन में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिंदा बच जाते हैं। जल्द ही फायर फाइटर और एम्बुलेंस की गाड़ी भी प्लेन के पास पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचने लगते हैं। इस दर्दनाक हादसे में 3 पैसेंजर मारे गए और 4 से ज्यादा क्रू मेंबर्स और पैसेंजर को गंभीर चोट आई। रेस्क्यू मिशन पूरा होते ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद करके तुरंत हादसे की जांच शुरू कर दी गई और इस हादसे के लिए पायलट को ही जिम्मेदार माना गया। अगर कॉकपिट बैठे सभी पायलट समय रहते सही तरीके से कम्युनिकेट करके हालात के अनुसार डिसीजन लेते तो इस हादसे को टाला जा सकता था।